नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर इस बीच लखनऊ से आ रही है। मॉनसून सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार बगैर भेदभाव के काम कर रही है, ये कहते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि हर एक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी नियमों को नहीं मानती है। यूपी का विधानमंडल सबसे बड़ा विधानमंडल है। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा करने को हम तैयार हैं। पूरी जनता को योजनाओं का लाभ हम दे रहे हैं और प्रदेश में 38 करोड़ वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी है। जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में हम चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से सबका विरोध का जो हक है वो बरकरार रहेगा। सपा से नियम के पालन की उम्मीदें सिर्फ कल्पना है। सपा की पदयात्रा से जनता को परेशानी ना हो। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई से पहले सीएम ने हेल्थ चेकअप भी कराया। पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे को सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने और विधान परिषद में माननीय सभापति विधान परिषद ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। देखिए, किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्थाओं को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो ज़रूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे। और अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी डिरेल हो चुकी है। अखिलेश यादव की पदयात्रा का कोई मतलब नहीं। डिरेल सपा कोई भी पदयात्रा निकाले, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो। तमाम बीजेपी के नेता आक्रामकता के साथ में समाजवादी पार्टी के मुखिया को घेरते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो ये तक कह दिया कि पार्टी डिरेल हो चुकी है और ये कुछ भी कर ले, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाहे ये पद यात्रा निकाले, चाहे कुछ भी यात्रा क्यों ना निकाले, पार्टी डिरेल हो चुकी है। अखिलेश यादव की पदयात्रा का कोई मतलब नहीं है, ब्रजेश पाठक ने कहा। देखिए, एक तरफ जहां
सदन, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी का अपना प्रदर्शन। अखिलेश यादव आज भी आपने देखा किस तरीके से अपने विधायकों संग बैठ गए और सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। तो आप अंदाजा लगाते हैं कि फिलहाल किस तरीके से सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। और अभी क्योंकि देखिए सामने निकाय चुनाव भी हैं, ऐसे में ये पहले से, अभी आपको हाल ही में याद होगा जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन शुरू किया था, उस दौरान में खूब आपने लखनऊ की सड़कों पर देखा था कि पूरा जो पुलिस फोर्स थी वो मौजूद थी और कई विधायकों तो नजरबंद तक किया गया था, उनके घरों के बाहर पुलिस तक तैनात थी। ऐसे में अब खुद अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है और कई मुद्दों को लेकर, चाहे महंगाई, बेरोजगारी हो, खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ में मोर्चा शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन खत्म करते करते अखिलेश यादव सरकार पर हमला करते भी नजर आए। समाजवादी पार्टी नेताओं को रोके जाने के बाद कई तरीके के और बयानबाजियां शुरू हो गई। तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी मोर्चा संभाला और अब समाजवादी पार्टी के हमले पर, उनकी पदयात्रा पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। ब्रजेश पाठक तो ये तक कह रहे हैं कि ये कुछ भी कर ले, इनके कुछ भी करने से कुछ होने वाला नहीं है। कोई मतलब नहीं उनका है, समाजवादी पार्टी डिरेल हो चुकी है। गुड्डू भाई हाथ में दिया। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डिरेल हो चुकी है। कोई मतलब नहीं उनका है, समाजवादी पार्टी डिरेल हो चुकी है। गुड्डू भाई हाथ में दिया। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डिरेल हो चुकी है। और वहीं रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जेसीबी से खुदाई चल रही है। अब्दुल्ला आजम के 2 समर्थकों की निशानदेही पर यह खुदाई चल रही है। अब्दुल्ला आजम के दोनों समर्थकों का वीडियो वायरल हुआ था। जुआ खेलते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने 2 दिन पहले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी अनवार और सलीम को जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस लेकर पहुंची। रामपुर जिले के कई थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद है। जुआ खेलते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई चल रही है जेसीबी से। दोनों ही आरोपी अनवार और सलीम को जौहर यूनिवर्सिटी में लेकर पुलिस पहुंची है। रामपुर जिले की कई थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद है। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर खुदाई चल रही है। जरा पूरी बात बताइए और क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल वहां की। जी देखिए पूजा, इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया मौजूद है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त भी जेसीबी मशीन चल रही है और जेसीबी मशीन से खुदाई में कुछ चीजों को देखा गया है। एक मशीन निकली है जिसको वैसे तो आम भाषा में रोड क्लीनर कह सकते हैं, लेकिन वो जो मशीन निकली है उसके बारे में ये कहना है कि वो मशीन सरकारी संपत्ति हो सकती है, जो कि अभी अधिकारियों के साथ मैं बात करूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो खुदाई चल रही है उसमें सामान जो निकल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि अभी और कुछ भी बाकी है जो अभी होना है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर। जो 2 लोग जुआ खेलते हुए जिनका वीडियो वायरल हुआ था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था रामपुर पुलिस के पास। उन्होंने ही 2 लोगों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाया और फोटो खिंचाने के बाद उसको वायरल किया। और खुद भी नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर उसको वायरल किया था और उन्होंने आजम खान से मिलने की, कुशलक्षेम जानने की बात कही थी। उसी फोटो को देखने के बाद यूजर ने रामपुर पुलिस को ट्रोल किया और इनकी जो है मजाक बनाई। मजाकिया अंदाज में यूजर ने लिखा कि रामपुर पुलिस को अपराधी नहीं मिल रहे, जबकि वो अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाकर पुलिस का मजाक बना रहे हैं। पुलिस रामपुर एकदम से एक्शन में आई और एक्शन में आने के बाद उसने ताबड़तोड़ दबिश देने के बाद रामपुर के 2 युवकों को, जो कि करीबी है समाजवादी पार्टी के, उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया और उनको लेके आए सिविल लाइन थाने लाने के बाद ईडी ने भी उनसे पूछताछ की। जैसा कि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि उनको लगा कि इन दोनों लोगों से ईडी की भी जांच करा ली जाए, तो ईडी का उनसे कोई कनेक्शन था, ईडी ने भी इसमें जांच की है और ईडी के जांच करने के बाद रामपुर पुलिस जौहर यूनिवर्सिटी लेके पहुंची है उन दोनों युवकों को। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि खुदाई चल रही है, जेसीबी मशीन चल रही है और जेसीबी मशीन उन गड्ढों से उन चीजों को निकाल रही है जिसकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस को तलाश कई चीजों की थी। और किन किन चीजों को तलाश रही है पुलिस इस जेसीबी से खुदाई के जरिए? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास इस टाइम डीएसपी अनुज चौधरी है जो कि यहाँ मौजूद है और फोर्स के साथ
यहाँ पर इसकी जो खुदाई हो रही है इसकी देखरेख कर रहे हैं। मैं उन्हीं से जानूंगा कि इसमें किस चीज की खुदाई हो रही है ये और क्या चीज इसमें मिल रही है। सर, इस वक्त आपकी कार्रवाई चल रही है, मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा कि इस टाइम खुदाई चल रही है और उन्हीं की निशानदेही पे चल रही है, पूरी बात बताएं। उन्हीं की निशानदेही पे है, ये उसके बाद खुदाई करेगी तो मशीन बरामद हुई। अच्छा, ईडी भी हाँ, कल ईडी ने भी बात की, क्योंकि कुछ पूछताछ में कुछ इस तरह का दस्तावेज या कुछ संज्ञान में बातें आई जो सिविल पुलिस के माध्यम से ना होके वेरीफाई एजेंसी के माध्यम से। अच्छा सर, क्या कुछ और लोग भी शामिल हैं इसके अलावा इनके साथ? हाँ, अभी है कुछ लोगों के नाम है जो नहीं बताए जा सकते, बाकी उनके। अच्छा, यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, आप बिना इजाजत यूनिवर्सिटी में नहीं घुस सकते, तो आपकी इजाजत लेके आए किसी की? इजाजत ली हमने, इजाजत में बिल्कुल उनसे इनको बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे आपके यहाँ हमें तलाशी लेनी है, और गेट पे भी उनको रिसीव भी कराया, सब हम अंदर आए। अच्छा, जिस तरह से आपके पास इस वक्त आरोपी हैं, तो आरोपियों की और भी कुछ चीजें बताई गई हैं आरोपियों की तरफ से? हाँ, कुछ चीजें हैं जो अभी मतलब वो खुल के सामने नहीं बताया जा सकता, बाकी कुछ चीजें हैं जो अभी उनके ऊपर गहनता से जांच होगी और उसी के बाद कार्रवाई। जी देखिए, ये थे मेरे साथ डीएसपी अनुज चौधरी। इनका साफ तौर पर कहना है अभी कुछ चीजें बाकी हैं जिसकी गहनता से जांच होगी और जांच होने के बाद जो भी चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया पल पल की एक एक चीज आपके सामने रख रहा है, अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि देखिए ये पुलिस फोर्स के बीच में जिस तरह से लगातार जेसीबी मशीन चल रही है, आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी मशीन चल रही है यहाँ पर, और खुदाई में कुछ ना कुछ सामान मिल रहा है। तो इसको देखते हुए लगता है कि अभी और कुछ होना बाकी है, कि जिस तरह से ईडी ने भी जांच की है, और खाली मामला वायरल वीडियो का नहीं है, ये वायरल वीडियो से हटने के बाद भी खाली मामला छुएगा नहीं है। लेकिन अभी एफआई में एक चीज देख पा रहे हैं कि अभी डीएसपी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं कि किन कारणों से आखिरकार यहाँ पर खुदाई की जा रही है। अगर दो लोग खेलते नजर आते हैं, ताश खेल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहा है, चलिए खेल चल रहा है, लेकिन उनको यहाँ पकड़ कर लाते हैं, उनकी निशानदेही पर यहाँ पर खुदाई शुरू हो जाती है। जौहर और उन दो लोगों के बीच का क्या कनेक्शन है? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो खुदाई हुई है आज, ये खुदाई के पीछे एक मुकदमा बता रही है पुलिस, जो इसी सामान का दर्ज हुआ है चोरी होने का। इन दोनों का कनेक्शन थोड़ा थोड़ा अब हमारी समझ में आ गया है, क्योंकि जिस टाइम कार्रवाई चालू हुई थी उस टाइम पुलिस खुल के कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से कोतवाली के अंदर एक मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे दर्ज होने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी, और जो ये आरोपी दिल्ली से पुलिस पकड़ के लेके आई है, उनको जो यहाँ पे पूछताछ में रखा गया, पूछताछ के बाद अधिकारियों को उन्होंने बताया कि कुछ सामान ऐसा है जो हमने यहाँ दबाया था, तो उनकी निशानदेही पर यह सामान लाया गया, और सामान के बाद ये जो सामान, तो यहाँ ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है कि अब्दुल्ला आजम के समर्थक चोर हैं, और वो समर्थक ये जो संबंध है उनके अब्दुल्ला आजम के साथ में, उसका फायदा उठाकर चुराए गए सामान को जौहर विश्वविद्यालय में दफन कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। पूजा, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है इसको अब्दुल्ला आजम के करीबी दोस्तों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अनवार और शालिम जो है ये बचपन के दोस्त कह लीजिए या गहरे दोस्त कह लीजिए, ये हम नवाज और ये हम निवाला हैं। ये हम निवाला हर वक्त साथ रहने वाले, साथ खाने वाले, यानी कि किसी भी तरह की, चाहे चुनावी कैंपेन हो या फिर जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में हो, ये लोग साथ रहे हैं। तो फहीम, अगर जनरली देखा जाए, अगर वो हम निवाला हैं, अगर वो हम साथी हैं, यानी वो इतना साथ साथ रहते हैं, तो एक तरफ है अब्दुल्ला आजम जो इतने रईस हैं, जिनकी अकूत संपत्तियों को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है, तो उनके जो हम निवाला हैं, इनको चोरी करने की दरकार है। मतलब मैं एग्जैक्टली सच जानना चाह रही हूं आपसे कि ये मामला है क्या? ऐसे लोगों की भी चोरी करने की फितरत है तो क्यों फितरत है, या फिर ये मामला उगाही का है, किसी को परेशान करने का है, क्या है एग्जैक्टली? जी देखिए, बिल्कुल देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, दरअसल ये जो मामला है
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के बेटे और सुवार से विधायक अब्दुल्ला आजम से जुड़ा है। अब्दुल्ला आजम के बारे में कहा जाता है कि ये जो दो लोग हैं, अनवार और शालीम, ये उनके करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, और ये अच्छा। जो काम कर रहे हैं इसका सीधा इफेक्ट, सीधा जो संबंध है वो तो या तो आजम खां के साथ जोड़ा जाएगा या फिर या अब्दुल्ला आजम के साथ जोड़ा बिल्कुल, जाएगा। और इनका जो कनेक्शन है, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो आज खुदाई है और इसके अंदर से माल जो भी सामान निकल रहा है, इसकी जो बरामदगी है, ये बताती है कि अब्दुल्ला आजम के जो साथी हैं वो कुछ भी कर रहे थे तो उसमें जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर उस सामान को रख रहे थे, जैसा कि पुलिस का कहना है। तो ये जो दोनों का कनेक्शन है बड़ा करीब से हो गया है, और इस कनेक्शन के बाद अभी आजम खां और अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय है पूजा। तो अभी क्योंकि पुलिस जिस क्या तरह बता से- रही है, यहाँ से क्या बरामदगियां, अभी तक क्या क्या बरामदगियां हो चुकी हैं और आगे और किन चीजों की बरामदगी की दरकार है पुलिस को? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं पूजा कि पुलिस का ये कहना है कि जिस तरह से ये मशीनें बरामद हुई हैं उन्हीं की निशानदेही पे, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो अभी बरामद होना बाकी हैं। एक दो गड्ढे खोद दिए गए हैं, 2 गड्ढों के अंदर सामान निकला है मशीनों के रूप में। तीसरा गड्ढे की खुदाई अभी किस तरह की जेसीबी मशीनें मशीन हैं कर रही ये? है। ये किस तरह की मशीनें हैं फ़हीम? जी किस तरीके की मशीनें हैं जो निकल रही हैं खुदाई में? हाँ, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने जानकारी की है, नगर पालिका के लोगों से मालूम किया है कि ये मशीन क्या है, तो वो बता रहे हैं कि ये एक सरकारी मशीन जो नगर पालिका के अंदर होती है या सरकारी विभागों के अंदर होती है, पीडब्ल्यूडी में खास तौर से, वो रोड को क्लीन करती है। अच्छा। तो ये क्लीनर मशीन है, और क्लीनर मशीन काफी हैवी और भारी है, और उसको यहाँ गड्ढे के अंदर दबाया गया था, जिसको आज उनकी निशानदेही पे पुलिस ने निकाला है। तो ये एक मशीन हो गई। दूसरे गड्ढे के अंदर सामान और निकला है लोहे का, और तीसरा गुड्डे की जो गड्ढा है अभी वो खुदाई वहां चल रही है, और उसमें अभी देखना दिलचस्प होगा पूजा कि उसके अंदर क्या सामान निकलता है। तो इस वक्त फोर्स के साथ आप देख सकती हैं कि यहाँ लोग मौजूद हैं। बड़ी JCB हैरत की बात और है। टेंट लगाई गई मतलब है। सरकारी जो महकमों की ये अपनी, इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला आजम के नाम पर दबंगई करते हैं और उसके बाद सरकारी महकमे की मशीनों को उठा उठाकर दफन करते हैं, वो भी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, और अब खुदाई में इसके पुख्ता सबूत मिल रहे हैं और निशानदेही भी उन्हीं की निशानदेही पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। फ़हीम, नजर बनाए रखिए और बाकी क्या कुछ वहां पर सामान निकलता है वो भी अपडेट आपसे बाद में लेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, वाकई ये बड़ा मामला हो जाता है। अब्दुल्ला आजम के संगी साथी दोस्त जो सरकारी महकमों की मशीनों को चुराते हैं और फिर जौहर विश्वविद्यालय में दफन करते हैं, अब उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस उन्हें बरामद कर रही है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि का मामला है। अनशन के दौरान छात्र ने खुद को जलाने की कोशिश तक की। पुलिस और अनशन छात्र के बीच जमकर झड़प भी हुई है। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया है। छात्रों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्र 14 दिनों से कर रहे हैं फीस वृद्धि का विरोध। कर्नलगंज के छात्र संघ भवन के सामने का मामला है। तो देखिए, छात्रों ने पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और ये वाकई मामला बड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि एक छात्र ने खुद को जलाने की कोशिश तक की है। 14 दिनों से फीस वृद्धि का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका अपना धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है कर्नलगंज के छात्र संघ भवन के सामने। अब ये इनका प्रदर्शन चल रहा है। इसी दौरान में एक छात्र जो है वो खुद को जलाने की कोशिश भी करता है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि का मामला है। इसी फीस वृद्धि का विरोध ये लोग कर रहे हैं और जरा आप देखिए किस तरीके से ये छात्र अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल रहा है। अनशन के दौरान छात्र ने खुद को जलाने की कोशिश भी की और वहां पर पुलिस की मौजूदगी, पूरा आप देख सकते हैं मीडिया भी वहां पर मौजूद, और इस दौरान में उसने ज्वलनशील पदार्थ को अपने ऊपर डाल लिया। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया जिसने सुसाइड की कोशिश की, खुद को जलाने की कोशिश की। छात्रों ने पुलिस पर भी उत्पीड़न के आरोप लगाए। दरअसल इस दौरान में छात्र और पुलिस के बीच में खूब झड़प भी हुई और यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। लगातार 14 दिनों से इनका चल रहा है अपना पूरा प्रदर्शन, और यहाँ पर एक छात्र ने खुद को जलाने की कोशिश की, ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाल लिया। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद थी और जो छात्र थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन आज एक बड़ा हादसा हो सकता था। और विवेक पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर। विवेक, अभी क्या छात्रों के साथ में बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया कि नहीं, या फिर ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो छात्रों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है वक्त के साथ। आप हैं क्या हमारे साथ? चलिए, शायद संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका, लेकिन वाकई ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है।
एक छात्र ने खुद को आग लगाने तक की कोशिश की, अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। कर्नलगंज के छात्र संघ भवन के सामने का ये पूरा मामला है। प्रयागराज से खबर है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि का ये मामला। और विवेक पांडे फिर जुड़ गए। विवेक, मामला अभी तक शांत हुआ कि नहीं हुआ? छात्रों की नाराजगी या उनकी मांगों को स्वीकारा गया कि नहीं? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे थे लगातार, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसने जो फीस वृद्धि की है, बेतहाशा फीस वृद्धि 4 गुना फीसों में जो वृद्धि की गई है, उसको लेकर छात्र लगातार 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और अभी भी पुलिस उन छात्रों को जो उपद्रव कर रहे थे, जो वहां पर अनशन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको ले जाकर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका सीधे रूप से ये कहना है कि जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन इन बढ़ी हुई फीसों को कम नहीं करेगा, हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। जी विवेक पांडे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है। विवेक, आप हैं हमारे साथ अभी भी? विवेक, ये जानना चाह रही हूँ, इसमें जो अभी विश्वविद्यालय प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है? छात्रों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो रही है। ऐसे में विश्वविद्यालय का अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की माने तो विश्वविद्यालय प्रशासन की लगभग पिछले 100 वर्ष हो गए। 100 वर्षों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपनी फीस वृद्धि नहीं की है। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो खर्चे हैं, जो इनका एक्सपेंडिचर है, उसको पूरा करने के लिए ये मजबूरन में ये कदम उठाया गया है। भले उनको ये नहीं चाहते किस तरीके की फीस वृद्धि हो, लेकिन उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिसके चलते इस फीस को बढ़ाया गया है, जिससे यूनिवर्सिटी की स्ट्रक्चर को और सुधारा जा सके और मजबूत किया जा सके। जी चलिए, ठीक है। प्रशासन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की चीज़ें, मैनेजमेंट है, सब है, जिस कारण से एक्सपेंडिचर है, ये फीस बढ़ाई गई है और फीस वृद्धि के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए छात्रों का प्रदर्शन भी दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़रूरत ही ऐसी है। और हापुड़ में सीएससी का सीएमओ ने निरीक्षण किया। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नहीं सुना पाया 17 का पहाड़ा ना सुनाने पर सीएमओ ने फटकार लगाई। इंटर्नशिप की स्पेलिंग भी नहीं लिख पाए फार्मासिस्ट। सीएमओ बोले कि कोरोना काल में पास होकर आए हो। हापुड़ के गढ़ रोड स्थित सीएचसी का ये मामला है। तो फार्मासिस्ट की ऐसी हालत, जिनको 17 का पहाड़ा नहीं आता, जिनको इंटर्न की स्पेलिंग तक लिखनी नहीं आती है, इंटर्नशिप की स्पेलिंग ये लिख नहीं पा रहे हैं फार्मासिस्ट। खूब फटकार लगी है आज। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।